नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के लिए फैसले की समीक्षा कर पलट देने की होगी। क्योंकि जिस केस की अभी हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, इसमें जांच का भरोसा खुद संजीव खन्ना ने ही दिया था और उस वक्त उन्होंने खुद को फैसला देने से रोका था, यह कहते हुए कि अगर हमने अभी कोई आदेश इस मामले में जारी किया तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो सोचिए कि केस कितना बड़ा है। पूरा मामला चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी में सीजेआई को बाहर किए जाने से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, क्योंकि मोदी जी ने डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को पलटते हुए खुद अपना नियम बनाया और कहा कि हमारे इस कमेटी में सीजेआई की कोई जरूरत नहीं है, चुनाव आयुक्त भी हम ही तय करेंगे, पहले भी हम ही तय करते थे। अब देखिए, तो मोदी जी ने किया भी अपने मन की। ये जो देख रहे हैं, राजीव कुमार के बगल में दो चेहरे हैं, ये अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर किए। क्योंकि जो तीसरी पार्टी उसमें थी कमेटी में, उन्होंने तो कहा कि हमसे तो कोई सलाह मशविरा भी नहीं किया गया, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हम यहां कर रहे हैं। और उस वक्त इस पर खूब बखेरा खड़ा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ही इस केस को सुन रहे थे। अब हम आपको जरा वो मामला दिखा ही देते हैं कि क्या है केस। देखिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह केस जस्टिस खन्ना की बेंच के पास है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इसी को लेकर पूरा केस है। देखिए, इसमें सीजेआई को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 में स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 अनूप बरनवाल 2023 में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है या नहीं। यह अधिनियम ईसीआई में सदस्यों को नामित करने के लिए एक कमेटी का गठन करता है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट से आप कई महत्वपूर्ण बातें समझने जा रहे हैं कि मोदी जी के फैसले को अगर संजीव खन्ना पलटेंगे तो संजीव खन्ना के बारे में जो आम धारणाएं बनाई गई हैं कि उनके फैसले अधिकतर सरकार के फेवर में होते हैं, वो धारणाएं भी टूट सकती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मोदी जी की तरफ से क्या तर्क दिया गया था। तर्क यही था कि चंद्रचूड़ साहब ने जो आदेश पारित किया वो तब तक के लिए था जब तक कि हम कोई कानून नहीं बना दें। और मोदी जी ने कहा कि हमने कानून बना दिए और इसमें कहीं नहीं कहा गया था कि जुडिशरी का कोई मेंबर भी होगा, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया। लेकिन सर जी, निष्पक्षता तो तभी खत्म हो गई जब दो आदमी आपके होंगे। तो यहां देखिए, हम आपको इस संबंध में दैनिक भास्कर पर उस वक्त के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी दिखाना चाहते हैं, ताकि आप समझ सकें कि यह खेल इतना भी आसान नहीं था। यहां क्या क्या हुआ वही हम आपको बताना चाहते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर पूरी डिटेल रिपोर्ट। यहां ये रहा आपके सामने कि संजीव खन्ना ने एग्जैक्टली क्या कहा था। संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट 2023 के फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में सदस्य किसे होना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है, फिलहाल हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने दो बातें कही थी। एक तो सरकार का भी पक्ष उन्होंने रखा था। यहां देखिए, कहा भी गया है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं की जांच करने का आश्वासन दिया है। यह उस वक्त आश्वासन दिया गया था। अब बेंच ने पूछा, केंद्र सरकार से भी पूछा कि सिलेक्शन पैनल को
उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने के लिए वक्त क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी, ऐसा उस वक्त कहा गया था। लेकिन यह मामला जो है लगातार टलता रहा था। अब जरा इसे अगर आप देखें, मैं जरा इसे साइड करूं ताकि आप मेरा भी चेहरा देख सकें, तो यहां जो बातें कही गई हैं इसमें दम नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि केस तो लटकता चला गया। अब यहां सरकार का स्टेटमेंट क्या था? जब देखिए एफिडेविट आया था तो यहां कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने 20 मार्च को हलफनामा दायर किया। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार 20 मार्च को हलफनामा दायर किया था। सरकार ने कहा था कि यह दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जुडिशियल मेंबर जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। अब देखिए यहां पर कोर्ट ने भी इस मामले में अपनी दलीलें दी। कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने कहा 2023 का फैसला कानून बनने तक था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 2023 के फैसले में यह कहीं नहीं कहा गया था कि नए कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में जुडिशरी से एक सदस्य होना जरूरी है। फैसले में एक सिलेक्शन पैनल बनाने का प्रस्ताव था जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई को शामिल किया जाए। बेंच ने यह भी क्लियर कर दिया कि यह प्रस्ताव केवल संसद के कानून बनाए जाने तक था। फैसले का मकसद संसद को कानून बनाने के लिए प्रेरित करना था, क्योंकि वहां खालीपन था। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया था कि किस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। गंभीर बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और मोदी सरकार ने भी कहा कि कोर्ट ने यह तय नहीं किया था कि किसे सदस्य होना चाहिए और किसे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब कोई नियम बनता है, कानून बनता है, तो उसकी समीक्षा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका गई है तो संजीव खन्ना ने कहा कि हम इसकी समीक्षा तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? तो अब इनके पास खुद वो चीफ जस्टिस हैं, खुद इनके पास यह केस है, तो तय करने की बारी तो आ ही गई है। अब ऐसे में निष्पक्षता सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा कि अगर चुनाव आयुक्त नियुक्त ही करना है तो सरकार में बैठे 2 व्यक्ति ही मिलकर कर देंगे, तो फिर इसमें निष्पक्षता कहां रह जाएगी? तीसरे पार्टी की कहां चलेगी? वो अगर ना भी कहेगा तो 2-1 से फैसला होगा, तो मोदी जी ही अपने पसंद के चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव कर सकता है और वो कह सकता है कि इसमें आपको सीजेआई जैसे निष्पक्ष व्यक्ति को रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर सीजेआई रहेंगे तो एक मोदी जी होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। दोनों के विवाद की स्थिति में फाइनल मुहर सीजेआई लगा सकेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चुनाव लड़ने और यस मैन नियुक्त करने की कोई ऐसी मजबूरी नहीं रही होगी। तो फिर इस हिसाब से भी समीक्षा इसकी की जा सकती है। अब देखिए पहले से क्या परंपरा रही है वो यहां आप देखिए, जरा हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले को समझें। पहले क्या था? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी। मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। अगस्त 2023 मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लेकर आई। नए बिल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री के पैनल को दी गई। दिसंबर 2023 में क्या हुआ कि शीतकालीन सत्र के दौरान सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त बिल 2023 दोनों सदनों में पास हुआ। 2 जनवरी 2024 कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजेआई को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 21 मार्च तक जवाब मांगा। 9 मार्च चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इस्तीफा दिया। 14 मार्च प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। 20 मार्च सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कहा जरूरी नहीं, आयोग तभी स्वतंत्र हो
जब पैनल में जज होंगे। अब ऐसे में यहां एक बखेरा खड़ा हुआ कि आगे अब कैसे सिस्टम चलेगा। तो चर्चा उठी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुने जाते थे चुनाव आयुक्त। तो कहा गया कि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते थे। इसी सूची के आधार पर तीनों नामों को चुना जाता था। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते थे। नाम के साथ इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी भेजा जाता था, जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती थी। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो तक होता था। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते थे और इनमें जो सबसे सीनियर होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। तो फिर उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं कि अरुण कुमार गोयल का इस्तीफा हुआ। अरुण चंद्र पांडे जो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो रिटायर हो गए, बच गए राजीव कुमार। और राजीव कुमार के साथ जो चेहरा सामने आया वो भी अभी आप देख ही चुके हैं, अपने स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया भी कि कौन कौन आ गए। तो यहाँ सुखबीर जी और ज्ञानेश जी आए और इन तीनों ने मिलकर चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी संभालकर लोकसभा के चुनाव कराए। और इस दौरान चाहे राज्यवार चुनाव हुए हो, हर बार कांग्रेस का डेलीगेशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या संजीव खन्ना और मोदी जी के बीच यह टकराव की स्थिति बनकर आ जाएगी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली फाइल पर अगर कोई संजीव खन्ना अनोखा फैसला ले लेते हैं और जो पैनल बना है उसमें बदलाव कर देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या मोदी जी अध्यादेश लाकर उसे पलटेंगे? क्योंकि नियम तो इन्होंने बनाया है, लेकिन इस नियम की समीक्षा में अगर गड़बड़ी पाई जाए तो निश्चित तौर पर फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। तो इंतजार कीजिए संजीव खन्ना सरप्राइज देते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।